नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोले। मैं हूं रमेश भट्ट। सरकार का कहना है कि 2016-17 के पहले 9 महीने में सरकार का खजाना भरा है। सरकार ने तुलना की है, आकलन किया है। सरकार का कहना है जो लोग नोटबंदी के बाद ये लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे थे कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, सरकार ने कुछ आंकड़े सामने रखे हैं जिसके मुताबिक प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर में सरकार को ज्यादा कमाई हुई है पिछले साल की तुलना में। हालांकि इसके पीछे वजह भी है जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार विरोधियों के इस दावे को खारिज कर रही है कि डिमोनेटाइजेशन का असर जो है हमारी अर्थव्यवस्था में या हमारी कर व्यवस्था में पड़ रहा है। सरकार के मुताबिक आने वाले समय में जो नोटबंदी की प्रक्रिया है वो सरकार के राजस्व को बढ़ाएगी, न सिर्फ केंद्र सरकार के राजस्व को बढ़ाएगी, राज्य सरकारों के राजस्व को भी बढ़ाएगी जो वैट के रूप में बढ़ रहा है। आइए सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपने तर्क क्या रखे और सच बताएं तो इस तर्क के पीछे कुछ सच्चाई है। न्यूज नेशन आज इसी पर चर्चा करेगा, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में सुस्ती की भविष्यवाणी के बीच सरकार के लिए अच्छी खबर आई है। स्लोडाउन की खबरों को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। वित्त मंत्री के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले प्रत्यक्ष कर 12.1% बढ़ा है, वहीं अप्रत्यक्ष कर में 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उत्पाद कर में 43%, सर्विस टैक्स में 23.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में अप्रत्यक्ष कर 12.8% बढ़ा है। इसके साथ ही ज्यादातर राज्यों में वेट कलेक्शन भी बढ़ा है। जो हमने नवंबर के महीने में अनुमति दी थी कि आप ओल्ड करेंसी नोट से भी टैक्स डिपॉजिट कर सकते हो, वो नवंबर में थी, तो दिसंबर में तो वो नहीं था, वो बाद में दिसंबर में बंद कर दिया गया था। तो राज्यों में वैट में काफी ओल्ड करेंसी आई होगी। सेंट्रल टैक्सेस आर मोस्टली पेड बाय द डिजिटल मोड, over 99%, एंड देयरफॉर उस ओल्ड करेंसी का सेंट्रल टैक्सेस में कोई रोल नहीं है। वैसे दिसंबर में कस्टम ड्यूटी में 6% की कमी दर्ज की गई है। ऐसा सोने के आयात में कमी के चलते हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े एक्साइज टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी उत्साहजनक है। टीम न्यूज नेशन। तो दरअसल सरकार जिस खजाने को भरने की बात कर रही है वो खजाना भरा कैसे, क्योंकि सरकार का कहना है कि इसका ओल्ड करेंसी से कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कल कोई सवाल कर दे कि साहब जिसने टैक्स नहीं दिया उसने ओल्ड करेंसी में अपना टैक्स भर दिया, लेकिन सरकार ने इस बुनियाद को भी सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है तो खजाना अगर भर रहा है तो कैसे भर रहा है, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी के तौर पर हो, चाहे वो कस्टम के तौर पे हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इसके तहत। तो मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब, मेरे साथ देवी दयाल साहब, आप भारत सरकार में पूर्व सचिव रह चुके हैं, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल साहब पूर्व आप आरबीआई से जुड़े रह चुके हैं, प्रोफेसर अमिताभ कुंडू और प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल आप इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस से जुड़ी हैं। मीम अफजल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, और कुछ ही देर में मेरे साथ गोपाल अग्रवाल साहब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। तो आज तो आप खुश होंगे विपक्षी पार्टी होने के नाते कि सरकार का खजाना भर रहा है, देश बदल रहा है। ये देश जो है वो सरकार का खजाना भरने के लिए नहीं है। ये देश और सरकार लोगों की जेब को भरने के लिए है, उनको रोज़गार देने के लिए है, उनकी मेहनत की कमाई को सेफ रखने के लिए है, महफूज रखने के लिए है। अगर सरकार ने जनता की आखिरी पैनी भी निकलवा के ख़जाने में जमा करा ली है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े घराने हैं उनका कितना पैसा सरकार में आया। एक आम आदमी का तो आपने सब कुछ निकाल के बैंक में जमा करा दिया और आप अभी उससे वापस भी नहीं कर रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं उस पर। इंतहाई शर्म की बात है। आज एक अखबार में 3 रिपोर्ट्स छपी हैं, जिसमें पहली रिपोर्ट यह है कि 14 लाख करोड़ रुपया जो है वो पुराना नोट आया है, यानी 75,000 के करीब
उनके रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बचा है बाहर। उसमें भी अभी एनआरआईज को छूट है और अभी रिजर्व बैंक को भी छूट है कि वो पुराने नोट ले सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि जितना पैसा सरकार बता रही थी शायद उससे ज्यादा आ चुका है। आंकड़े कौन से ठीक है पता नहीं। मीम अफजल साहब, उन आंकड़ों पे ना दूसरी जाएं रिपोर्ट ये आई है जब तक ये आंकड़ा आरबीआई ना जारी कर दे। आप कह रहे हैं कि जनता पे खर्च करना चाहिए। मैं आपसे एक सीधी बात पूछूं साहब, जब सरकार के पास आएगा तभी तो वो जनता पे खर्च करेगी। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें आप, एक पूरी बात सुन लें, ताकि आपने जो पूछा है कि अपोजिशन को खुशी है, हमें खुशी होती अगर 60% जो है लोगों के रोजगार न चले गए होते हैं। अभी आज इसी में रिपोर्ट आई है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की, 3 लाख उद्योग, छोटे बड़े माइक्रो, वो जो हैं बिल्कुल बंद होने की कगार पर हैं। कम से कम 35% जो है उसके अंदर जॉब लॉसेस हुए हैं, 50% डिप हुआ है इसके रेवेन्यू में। और मार्च तक ये अनुमान है कि 60% जो है जॉब लॉस जो है वो 60% पहुंच जाएगा। ओके। और 55% लॉस जो है वो रेवेन्यू का पहुंच जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो जॉब लॉसेस हुए हैं भी शामिल है, जो छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है, सरकार जो बगले बजा रही है, हाँ, उसको इस बात का हक है कि लोगों की जॉब खत्म कर दें, किसानों को बर्बाद कर दें और उसके बाद बगले बजाएं, तालियां बजाएं कि बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया है। प्रोफेसर कुंडू, क्या सरकार के लिए खुश होने का वक्त है अगर सरकार कहे साहब हमारा डायरेक्ट टैक्स 12.01% से बढ़ चुका है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे 25% पहले 9 महीने यानी 3 क्वार्टर, सेंट्रल एक्साइज टैक्स में हमारी 43% की बढ़ोतरी हुई है, क्या ये खुश होने के लिए एक बड़ी वजह है? रमेश, मैं समझता हूं कि 9 महीने में अप्रैल से सितंबर तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में क्या बढ़ोतरी हुई है उसका सीधा ताल्लुकात जो है अर्थव्यवस्था के परफॉर्मेंस से लिंक नहीं है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है कुछ फिक्स टैक्स रेट्स होते हैं और फिक्स अमाउंट होते हैं, और जो कंप्लायंस है वो अगले पिछले कोई बकाया टैक्स भी दिया जा सकता है, एडवांस टैक्स भी दिया जा सकता है। मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि पुराने नोट्स में कुछ टैक्स का चुकता नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात मैं समझता हूं कि अगर नवंबर दिसंबर को भी देखें, हाँ, इस पीरियड में अगर टैक्स रेट हाई कंप्लायंस ज्यादा हुआ है, ज्यादा टैक्सेस आए हैं, इसका मतलब आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे सरकार ने वो भी आंकड़ा जारी किया नवंबर टू दिसंबर 2016 यानी नोटबंदी के बाद का। सरकार का कहना है टोटल टैक्स कलेक्शन में 12.8% की बढ़ोतरी देखी गई है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट नवंबर एंड दिसंबर। बिल्कुल, नवंबर दिसंबर को अगर आप 2016 को अगर आप 15 से कंपेयर करें तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी हुई है और सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी है। मैं समझता हूं कुछ तो ये वजह ये है कि वैट में डेफिनेटली जो है ये पुराने नोट्स आए हैं। दूसरी बात, एक भय का माहौल था, लोगों ने कहा भाई ये पता नहीं ये क्या होने वाला है, तो सबने इस अपना टैक्स जमा कर दिया, अपना पुराना नया सब टैक्स जमा किया है। लेकिन इसके आधार पर आप फ्यूचर को टैक्स को ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना इसके बेसिस पे ये कह सकते हैं मैं अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, क्या सरकार वाकई ये आंकड़े सामने रखकर ये बताना चाह रही है जो विपक्षी पार्टियां जनता को बता रही है वो गलत है, जो हम बता रहे हैं वही सच है? देखिए, इससे ये साबित होता है कि इससे एक्चुअली कोई अभी टैक्सेस में जितनी 12.8% की अगर बढ़ोतरी हुई है उतनी अगर आप रियल जीडीपी ग्रोथ अगर हम 7% माने और इन्फ्लेशन रेट 5-6% माने तो हर साल जो है ना 12-13% की ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती ही है। तो ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताज्जुब की है इसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा कमाल हुआ है और ना ही कोई बहुत घटा है टैक्स कलेक्शन। इसमें कोई इतना ज़्यादा फेरबदल हुआ नहीं है एक्चुअली। और ये जरूर होगा कि कुछ लोगों ने प्रदीप अग्रवाल साहब, मेरा तर्क थोड़ा दूसरा है। सरकार जरूर आज अपनी पीठ थपथपा रही होगी, लेकिन साहब जिस सरकार ने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी हो पेट्रोल और डीजल में, जिसने सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ा के 15% कर दिया हो, तो एक सामान्य सी बात है कि आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल, इसमें नई बात क्या है? और इसके अलावा देखिए कि इसमें से जो 9 महीने हैं उसमें से 7 महीने बिफोर डिमोनेटाइजेशन है, तो आपके सिर्फ 2 महीने का आफ्टर डिमोनेटाइजेशन है। इसलिए इसके बेसिस पे बहुत कुछ कह पाना रियली संभव नहीं है। इसलिए ना तो सरकार के ना ही विपक्ष के तर्क में बहुत ज़्यादा दम है फ्रैंकली। लेकिन इसके आगे जो प्रोजेक्शन ये लोग कर रहे हैं कि जैसे अभी जो दूसरे व्यक्ति बोल रहे थे कि 55%
घटोतरी हो जाएगी टैक्स में या एम्प्लॉयमेंट में, वो सब भी खारिज कर देना चाहिए, उसमें कोई ज्यादा दम मेरे नहीं साथ है। देवी दयाल साहब भी हैं, आप तो भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं। देवी दयाल साहब, आपको क्या लगता है ये जो खजाना सरकार कह रही है हमारा भरा है, अगर उन्होंने तो तुलना पिछले साल से भी की, 9 महीने से भी की और नवंबर और दिसंबर महीने की भी कर दी, आपको क्या ठोस तर्क लग रहा है इसके पीछे? इसके पीछे तो मैं समझता कोई आधार नहीं है। हमें कैसे कह सकते हैं कि नोटबंदी के कारण हमारे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 महीने में ऐसा क्या हो गया नोटबंदी के कारण जिसके द्वारा हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बढ़ गया हो? आपने रमेश जी बिल्कुल ठीक ही बताया कि जहाँ तक अप्रत्यक्ष कर का संबंध है, चूँकि आयातित वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और विशेषकर हमारा जो पेट्रोल और डीजल और ये क्रूड ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट होता है, ये सब का जो अंश है वो 30% से ज़्यादा है हमारे पूरे आयात में। तो जब उस पर उसके दाम बढ़ेंगे इंटरनेशनली तो निश्चय ही उस पर कस्टमर एक्साइज ड्यूटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम कोई इसमें पीठ थपथपाने की बात नहीं है कि हमारा प्रत्यक्ष कर में वृद्धि हुई है। और जहाँ तक प्रत्यक्ष कर की बात है तो मैं समझता ये इसमें भी कोई विशेष तर्क नहीं है। ये जो हमारा तबाही होती है साल के उसमें जमा करने का जो इनकम टैक्स का समय होता है, हाँ। वो तो सामान्य तौर से उसमें वृद्धि होती ही है नवंबर दिसंबर के महीने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल के पास, देवी दयाल साहब उसके बाद भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, आप तो फाइनेंस पढ़ाती है, सरकार जो कह रही है क्या वाकई देश को उस पर खुश होना चाहिए, या आपको लगता है कि सिर्फ ये आंकड़ों की बाजीगरी है और अर्थव्यवस्था में विपक्षियों को अगर आपको साधना है या मुश्किल में डालना है, आप आंकड़े सामने ला के रख दो? जी, कुछ आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं। अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो उन्होंने कहा है फिस्कल डेफिसिट हमने कंटेन किया है 3.5% पे। हाँ। अगर आप कहें जो आपने टारगेट किया है, जो आप 3.9% से 3.5% लेकर के आए हैं जो लेवल से, वो एक अच्छा टारगेट है जो माना जाता है कि चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे अपने डोमेस्टिक स्तर पे हो, वो एक अच्छा आंकड़ा माना जाएगा। यामिनी जी, अगर ये हम ना ये growth बड़े rate तौर पे की- अर्थशास्त्रियों को नहीं, अगर समझाने हम- के लिए बहुत अच्छा है फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। मैं सिर्फ आम आदमी के लिहाज से कह रहा हूं, अगर मैं इस सरकार से पूछूं ठीक है आपके खजाने में ज्यादा पैसा आया है तो आप गरीब को शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल सेक्टर के लिए क्या ज्यादा पैसा देंगे अगली बार? अगर आप देखें प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनाएं जितनी भी अभी आई हैं, या प्रधानमंत्री जो इस टैक्स से भी उन्होंने ग्रामीण गरीब कल्याण योजना की बात की है, तो उन्होंने सारी समय यही बात की है कि वो चाहे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे या वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स करेंगे या कुछ और पेमेंट्स, इंश्योरेंस देंगे, बीमा देंगे या कुछ और देंगे। तो वो किन के पास जा रही है? किसानों के पास ही जा रही है या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रही है? अगर राजस्व मैं इसलिए कह रहा हूं ना, देखिए मेरे कहने के पीछे तर्क रहता है। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्कीम है भारत सरकार की, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आपने बजट में 10% घटा दिया। आपने सर्व शिक्षा अभियान, अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था सब सर्व शिक्षा अभियान, आपने 7.5% बजट घटा दिया। नेशनल हेल्थ मिशन में आपने 3.6% घटा दिया। हाँ, स्वच्छ भारत अभियान में आपने 370 करोड़ से उठाकर 11,300 करोड़ बजट कर दिया, 3,701 करोड़ से बढ़ाकर यहां बढ़ा है। तो सवाल यह है, अच्छी बात है जो सरकार कह रही है कि साहब हमारा टैक्स फ्लो बढ़ा है। मीम अफजल साहब, मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा था कि शायद ये बात आप कहें कि साहब इन्होंने टैक्स रेट बहुत बढ़ा है, इस वजह से इनका खजाना भर रहा है। लेकिन आप सोचिए, एक ही महीने में 3 बार एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल में बढ़ा दी जाती है, आप लोगों को कुछ नहीं होता सर। जबकि आप लोगों के टाइम में बीजेपी धरना प्रदर्शन करती थी, भारत बंद बुलाती थी। भट्ट साहब, कांग्रेस की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में यही फर्क है। आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर डिमोनेटाइजेशन इसी अंदाज से बगैर तैयारी के कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो बीजेपी पूरे मुल्क को आग लगा देती। कांग्रेस पार्टी इस मुल्क को आग नहीं लगाना चाहती है, वो इस मुल्क को ठीक करने के लिए हमेशा बनी है और उसने हमेशा इस मुल्क को ठीक करने का काम किया है और ये शुरू से ही आग लगाने का काम करते रहे हैं। अभी आपने 3 जो एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक बैठा रखे हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम लोग जो यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं इसमें जो सरकार अपने आंकड़े दे रही है, जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें से देश की 80-90 करोड़ जनता कितनी बात समझ में आएगी? उसकी समझ में एक ही बात आती है कि उसका रोज़गार ठीक है या नहीं है, उसके घर में बच्चों के लिए दाल रोटी का इंतज़ाम है या नहीं है,
बस इससे ज़्यादा उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये तो राजनीतिक तौर में आपके लिए जो फायदेमंद है। प्रोपेगेंडा नेशनलिज्म के नाम पर किया जा रहा है और इस देश को पूरा बर्बाद करने का काम किया गया है पूरे देश को बर्बाद करने का काम किया गया है। आप सही कह रहे हैं, 3 एक्सपर्ट्स ने जो कुछ बताया है, मेरे ख्याल में उसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूं। मेरे साथ कुछ इकोनॉमिक के स्टूडेंट बैठे, मैं उनसे जरा पूछ लेता हूं। बजा रही है। ओके, मेरे साथ मीम अफजल साहब स्टूडेंट से भी बात कर लेते। आप में से कोई मुझे कहना चाहेगा कुछ इस मुद्दे को लेकर? जो डीमोनेटाइजेशन की कॉस्ट है वो ऐसा बताया जा रहा है 2.5 लाख करोड़ के अराउंड है। और क्या सरकार ब्लैक मनी के थ्रू, और जो सरकार कह रही है कि इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो क्या इनके थ्रू कलेक्ट रिकवर कर पाएगी? चलिए, एक और मेरा मित्र सवाल करना चाहते हैं। बोलिए, ये वो ओपन बोलिए। जो सरकार कह रही है कि हमारे पास इतना खजाना है, हम ये गरीबों के लिए वो करेंगे, पर जब जो डिमोनेटाइजेशन का जब प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें एग्रीकल्चर हुआ, फिशिंग हुआ और जो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर था वो तो एकदम ही ख़त्म हो गया। अब जब वो ख़त्म हो गया तो अब उसको कवर अप करने के लिए और क्या अच्छा कर। तो सरकार कह रही है नोटबंदी के बाद सरकार का खजाना भरा, लेकिन विपक्ष क्यों को यह लगता है कि दरअसल आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में इसके प्रतिकूल प्रभाव होंगे। वो क्या प्रभाव हो सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। विपक्ष का आरोप, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में आई मंदी। सरकार का दावा, कैश की कमी के बावजूद बढ़ा है टैक्स कलेक्शन। नोटबंदी पर सियासी तकरार जारी है। 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्ष सड़क पर उतरा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। नोटबंदी पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। जो नोटबंदी कर आर्थिक आतंक प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा ने पूरे देश में मचाया है, उसका सुलह कर कुछ ऐसे कदम उठाएं ताकि आम व्यक्ति को, गृहिणियों को कुछ राहत मिल सके। नोटबंदी के बावजूद सरकार का खजाना बढ़ा है। सरकार के दावे के बीच कुछ आंकड़े आए हैं जो परेशानी बढ़ाने वाले हैं। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नोटबंदी के पहले 34 दिनों में सूक्ष्म और लघु उद्योगों में 35% रोजगार कम हुए और 50% राजस्व में कमी आई। AIMO के मुताबिक मार्च 2017 तक रोजगार में 60% तक कमी आ सकती है और रेवेन्यू 55% तक कम हो सकता है। ये जो रिपोर्ट्स आती हैं कि यहाँ 30% कम हो गया, यहाँ 50% कम हो गया, ये एनेक्डोटल है। स्टैटिस्टिक्स एंड टैक्सेशन फिगर्स आर रियल। जानकारों के मुताबिक नोटबंदी का असर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हुआ है, लेकिन सरकार कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े एक्साइज टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है। टीम न्यूज स्टेशन। मुझे लगता है गोपाल अग्रवाल साहब, अरुण जेटली साहब सही कह रहे हैं। जो उनके पास फिगर है वही सच है, बाकी जो फिगर आ रहे हैं उसमें उतनी सच्चाई नहीं है। फिगर्स तो अरुण जी के बिल्कुल सही हैं, उसके इंटरप्रिटेशन में आप डाउट कर सकते हैं या डिफरेंट ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो फिगर टैक्स कलेक्शन के हैं या जो आज CSO की रिपोर्ट आई है उसने इकोनॉमी में 7.1 की ग्रोथ को कहा है, लेकिन अरुण जी ने भी कहा, उन्होंने CSO ने भी कहा कि इसमें डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हमने फैक्टर इन नहीं किया है। तो देखें, जो अगर आप निष्पक्ष एनालिसिस करेंगे तो इसका मतलब अगर उसको एनालिसिस करेंगे, उस इम्पैक्ट को अगर लेंगे तो हो सकता है ग्रोथ रेट और कम हो जाएगी। तो देखें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नवंबर में एक बार ग्रोथ थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हुई है। अल्टीमेटली टैक्स डिमोनेटाइजेशन और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था कि टैक्स कंप्लायंस, जो हमारी कंट्री में टैक्स कंप्लायंस बहुत लो है और जो हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है वह उसका बेनिफिट लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लगभग 98% को मिला ही नहीं। केवल टैक्स कंप्लायंस बढ़ेगा ना? रमेश जी पूरी बात सुनिए, अगर बीच में बोलेंगे तो फिर मेरी बात, फिर मैं आपके साथ एग्री नहीं कर सकता, फिर तो मैं अपनी बात ही कहूंगा। आप मेरे साथ एग्री भी नहीं करेंगे। इसके बाद मैं जो आपको बताने जा रहा हूं मुझे नहीं लगता मेरे साथ एग्री करेंगे। आपके साथ इसलिए बता रहा हूं कि जो नेगेटिव बात से मैं शुरू करके बता रहा हूं कि बिल्कुल इकोनॉमी में नवंबर में अगर जो रेस्ट्रिक्शन आई है उसको करेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन जो डिमोनेटाइजेशन के कारण
नहीं है, उसका इफेक्ट मेरी एक सामान्य सी जिज्ञासा है, क्या टैक्स कलेक्शन कंप्लायंस को बढ़ाना उसी का एक फैक्टर है। मेरी ये एक सामान्य सी जिज्ञासा है, मैं आशा करता हूं आप पूरी करेंगे। हाँ। ये खजाना भर कैसे रहा है ये बता दीजिए बस। देखिए, ये खजाना इसलिए भर रहा है, कोई इकोनॉमिक ग्रोथ से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, यह बात एनालिसिस करना एकदम पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं रहेगा। मैं कर भी नहीं रहा। हाँ, मैं बता रहा हूं यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हम टैक्स कंप्लायंस ज्यादा बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बहुत। मैं बता दूं गोपाल अग्रवाल कैसे साहब, ये क्यों बढ़ रहा है? हाँ। क्योंकि आपने 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इस देश में पेट्रोल और डीजल में, और वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का 45 से 55% नहीं, एक्साइज की अलग फिगर है। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं। एक्साइज की इंक्रीज अलग है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका एक्साइज एंड कस्टम 61% की भूमिका निभाता है। 61% डायरेक्ट टैक्स जो 15% वहां कंप्लायंस की बात कर सकते हैं, तो क्या आप सर्विस टैक्स की बात करिए। सर्विस टैक्स भी बढ़ा है। वही मैं कह रहा हूं ना, 12.36% से लेकर आपने 15% लोगों पे सर्विस टैक्स का भार बढ़ा दिया, जिसमें आपने 0.50 सेस भी लगा है। इससे बड़ा है आपका जो अमाउंट बढ़ा है। नहीं, देखिए, जो डिस्क्लोजर स्कीम्स आई हैं टैक्स कंप्लायंट, अगर आप डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? टैक्स कंप्लायंस इनफॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस आएंगी और उसका इफेक्ट सर, ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है कि मैन्युफैक्चरिंग में 35% रोजगार कम हुए हैं, मार्च तक 55% रोजगार कम हो सकते हैं, 55% रेवेन्यू कम हो सकता है, इसको कुछ माने या आप लोगों के लिए रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती? नहीं, बिल्कुल मायने रखती है। इनकी नवंबर की रिपोर्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की, और इसमें तो सरकार और हम लोग कह रहे हैं कि नवंबर में कुछ ग्रोथ में कमी आई है, वह शॉर्ट टर्म पेन के रूप में उसको लेके उसको रिकैटलाइज करके वापस देखिए, ये डीमोनेटाइजेशन से कैश करेंसी की क्रंच से कुछ रेस्ट्रिक्शन तो आया है, लेकिन हम रीमोनेटाइज कर देंगे। शॉर्ट टर्म पेन यही तो है, शॉर्ट टर्म पेन यही है कि एक थोड़े टाइम में आपका विश्वास बहुत अच्छा है, आप लोग जितने विश्वास के साथ चल रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, जनता का भी विश्वास है रमेश जी। वो आने वाले समय में पता लग जाएगा साहब, जनता का कितना विश्वास है। जाहिर तौर पर आपके साथ जनता का विश्वास है, जैसा कि आप कह रहे हैं। मीम अफजल साहब, ये डिमोनेटाइजेशन से, जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं, टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स देंगे इस देश में और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए खर्च होगा। नहीं, अभी तक ये नहीं बताया कि जो अभी पैसा बहुत जमा हुआ है उसमें से कितना पैसा गरीबों के कल्याण के लिए गया। अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था, उससे ये बात साफ जाहिर हो गई कि आम आदमी जो है वो इनकी इस स्कीम के नतीजे में बर्बाद हुआ है। अभी आप दूसरी बात सुन लीजिए, मनरेगा के ऊपर 60% जो लेबर का है और ज़्यादा बढ़ गया है भार। अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ये फिगर है कि नवंबर में 38,52,000 लोगों के लिए था, और अभी जनवरी 7 यानी परसों तक 83,69,000 करोड़, 60% का भार बढ़ गया। चूँकि जो लोग शहरों से काम छोड़ करके चले गए, वो जाके अपने गांव देहात के अंदर मनरेगा के तहत काम मांग रहे हैं, और आप देने को तैयार नहीं हैं। पैसा कितना दिया आपने मनरेगा में, कितना बढ़ाया पैसा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लफ्ज़ों की बारिश कर रहे हैं हमारे वित्त मंत्री जी, और हर चीज़ को कह रहे हैं कि बाकी सब झूठे हैं, उनसे ज़्यादा कोई सच्चा नहीं है। चलिए जरा जमीन पे तो जाके देखिए। और आपने सही कहा, बारिश में बस भीगिएगा, ये जनता को जिस तरह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देवी दयाल जो जिस पर पड़ती है वो जानता है, जिस पर पड़ती है वो जानता है, बिल्कुल, और वो आने वाले 5 असेंबली के चुनाव के अंदर इनको बताएंगे। वो बताएंगे कि आप कितने सच्चे और हम कितने झूठे हैं। देवी दयाल साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आने वाले समय में, जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं, अगर टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ेगा तो ये अच्छी बात है कि इस देश में ज्यादा रेवेन्यू आएगा, इस राज्य सरकारों के पास ज्यादा राजस्व आएगा, और वो ज्यादा सोशल सेक्टर पे या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे खर्च कर सकती है, रोजगार बढ़ाने के लिए खर्च कर सकती है। मेरे पास रमेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हायर टैक्स कलेक्शन की बात कही जा रही है नवंबर और दिसंबर के महीने में, मैं समझता हूँ ये नोटबंदी से तो बिल्कुल ही इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो हायर टैक्स कलेक्शन हुआ है, ये केवल एरिया के कलेक्शन की वजह से हुआ है। इस बीच कोई नया असेसमेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से टैक्स बढ़ा है। तो पुराना एरिया अगर अच्छा वसूल हुआ है तो इसमें कुछ शाबाशी की बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, जरा इसको ध्यान से सुने, कि मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि बैंकों में इतना पैसा आ गया है, 14 लाख करोड़ रुपया आ गया है, तो सरकार के पास बहुत पैसा आ गया है
और सरकार इसका इस्तेमाल गरीबों के फायदे के लिए करेगी, ये पता सरकार का थोड़ा ही है, ये तो जनता का पैसा है, जनता अपना पैसा वापस ले लेगी। ओके, अगर इसके पहले ओके प्रोफेसर कुंडू, मीम अफजल साहब सरकार का फायदा तो सरकार का फायदा इनकम टैक्स में हो सकता है। ओके प्रोफेसर अब जो एक मिनट प्लीज, हाँ बोलिए। अब जो ब्लैक मनी आया, जो ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, कितना ब्लैक मनी होगा? 14.5 लाख करोड़ में 14 लाख तो ऑलरेडी बैंकों में आ चुका है। बाकी जो जमा हो गया वो सब वाइट हो गया क्या? आप तो ज्यादा 30-40 हजार देते हैं। नहीं, अभी वो ढूंढ रहे हैं 14 लाख करोड़ में कितना ब्लैक मनी है। आपको समय लगेगा, मुझे मालूम है, देश को बताने में। प्रोफेसर कुंडू, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट करने के बावजूद भी हम देखते हैं कि निश्चित रूप से कि टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन इससे यह कंक्लूजन पर पहुंचना कि डीमोनेटाइजेशन से कंप्लायंस रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ अजम्पशंस इन्वॉल्व है। मैं समझता हूं कि ये जो बढ़ा है निश्चित रूप से बढ़ा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों बढ़े हैं, लेकिन इसमें कितना थोड़ा बहुत पुराने नोट्स की वजह से भी आए हैं, वैट में या आया है। दूसरी बात, जो एरियर्स हैं और जो एडवांस टैक्सेस है इस पीरियड में बहुत ज़्यादा पेमेंट कर दिए गए हैं, ये बात सही है, थोड़ी सी घबराहट हुई है, लेकिन पिछले साल भी तो ये सेम पीरियड के कंपैरेटिव, पिछले साल तो ये डिमोनेटाइजेशन नहीं था ना। हाँ, तो मैं तो यही नवंबर दिसंबर के महीने में जो एरियर्स जो है पिछले साल नहीं दिए गए थे, इस साल दिए गए हैं, इस बार एडवांस टैक्स भी ज्यादा दिए गए। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि निश्चित रूप से टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट जो है पिछले 3 महीनों में -4.2% है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, सीएसओ प्रेडिक्ट कर रहा है कि अगले 6 महीने में +4.2 हो जाएगा। इसके लिए जो सरकारी एक्सपेंडिचर की जरूरत है, जो प्राइवेट सेक्टर में कॉन्फिडेंस बनाने की जरूरत है, वो कैसे बनेगा? एक इन्होंने फिगर बताई, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट का 24% ये जो है प्राइवेट सेक्टर का कम हुआ है। अल्टीमेटली जो मेहमान है का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। यंग लोगों ने कुछ सवाल किए थे, इकोनॉमी को जवाब भी तो दीजिए। एक मिनट, जो इकोनॉमी को रिकैपिटलाइज करने के लिए जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, प्राइवेट डिमांड नहीं आ रहा, आपकी ऑडियंस ने 2 सवाल किए थे, क्यों नहीं अग्रवाल साहब से उसका जवाब कह रहे हैं कि हमने इतने सारे कदम उठा दिए हैं, ये सबसे ज्यादा ओपन इकोनॉमी हो गई है, आप कह रहे हैं हम बाहर से एफडीआई लेके आएंगे। अरे अपने देश के लोग आपका इन्वेस्ट करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? आपके प्राइवेट देखिए, जो इकोनॉमी में डिमांड की जो कमी थी, जिसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं अभी आ रही है एफडीआई, बताइए पिछले 2 महीने में कितनी एफडीआई, बैंकों में जो पिछले 2 महीने में कितनी एफडीआई आई, उसकी जवाबदेही नहीं है। और आप क्या मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि काले धन बहुत अच्छा है देश की इकोनॉमी के लिए, उसको खत्म करने के लिए कुछ तकलीफ होंगी, तो वो नहीं होनी चाहिए। अरे आप बताइए ना, इतने सालों से काला धन किसने? मैंने तो नहीं कहा, वो कह रहे काला धन, मैंने तो नहीं कहा। अरे तो क्या आप कह रहे हो कि देश में काला धन और भ्रष्टाचार? आप भी अपने प्रधानमंत्री की तरह से बातें कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री की तरफ से बात हमने क्या कहा? नहीं तो क्या हमने कहा आपकी बदइंतजामी ने पूरी स्कीम का भट्टा बिठा दिया, आपने पूरे देश का भट्टा बिठा दिया। ओके, और रोजाना आप कहते हो कि जनता बहुत मेरे साथ ही सवाल करना चाहते हैं। हाँ, अभी आप गांव देहातों में जाइए, आपका एक मेंबर पार्लियामेंट गांव देहात में जाने को तैयार नहीं है। ओके, बोलिए सर। मैं जमीनी स्तर की बात करूं तो मैं मेरे पापा जो उनकी जनरल स्टोर है, छोटी सी दुकान है। बोलिए। छोटी सी दुकान है सर, आज से पहले हमने कभी भी टैक्स नहीं दिया, और अब जब से ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है तब से मेरे पिताजी ने कहा कि अरे ये टैक्स कैसे भरा जाता है, उसके बारे में बात करने लग गए। तो कहीं ना कहीं तो टैक्स सर, उसके बारे में लोग जागरूक हो रहे हैं और टैक्स भरने के लिए आगे आ रहे हैं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उससे कुछ भी फायदा नहीं? यूथ आप खुश हैं कि आपके पिताजी? सर बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। बिल्कुल खुश है। देश की जनता तो चाह रही है बदलाव, देश की जनता तैयार है, मोदी जी के साथ है। या अपोजिशन और जो काले धन के 2% पॉपुलेशन है, जो प्रधानमंत्री ने राजनीतिक पुजारी कहा है, काले धन के राजनीतिक पुजारी, उन्होंने काले धन के राजनीतिक पुजारी, और इनके पास अकूत धन संपत्ति, इन्होंने 2% पॉपुलेशन। ओके, प्रदीप अग्रवाल से प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रदीप अग्रवाल साहब, जो तमाम खबरें आ रही हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, कि रोजगार गए हैं, रेवेन्यू डिप हुआ है, आपको लगता है शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म गेन होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म पेन तो जरूर है, ऐसी रिपोर्ट्स बिल्कुल ये सही हैं रिपोर्ट्स, और आशा की जा सकती है कि ये अगले 3 से 6 महीने में काफ़ी हद तक ठीक हो जाना चाहिए, और फिर भी कुछ इफेक्ट रह सकता है इसका। 3 से 6 महीने में लगभग ठीक हो जाना चाहिए ये, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है तो उसका ये है कि
यदि सरकार सही तरीके से ये डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा उठाए, उसके लिए ज़रूरी है कि रियल एस्टेट में, यानी कि जो ज़मीनों में, मकानों में जो ब्लैक मनी जाता है उसको रोका जाए, और जो पॉलिटिकल फंडिंग में, राजनीतिक पार्टियों में जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। यदि सही तरीके से इसमें सही डायरेक्शन में बढ़ा जाए तो आगे चल के जो कहा जा रहा है कि अगले 2 से 5 साल में ऐसा हम देख सकते हैं कि टैक्स में लॉन्ग टर्म गेन होंगे। लोग प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल, ये आपको लगता है कि जैसे जैसे कॉम्प्लाइंस लगे, हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो 16-17% के आसपास है इतने बड़े देश में, इतने कम लोग टैक्स देते हैं, आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़ेगा, जाहिर तौर पे वो भारत के काम ही आएगा, देश में विकास होगा। जी अगर देखें आज कुछ आंकड़े उन्होंने और जारी किए हैं कि कितने लोग 5 लाख से 10 लाख के बीच में टैक्स देते हैं, या 10 लाख से ऊपर के जो हैं, जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं, 24 लाख के आसपास 24 लाख के लोग टैक्स दायरे में आते हैं, और 86% कहते हैं हमारे 5 लाख से ऊपर की इनकम। अगर आप देखें तो टैक्स कंप्लायंस की जहाँ तक बात करें, जो टैक्स कंप्लायंस है वो डिमोनेटाइजेशन के असर से इतना नहीं नजर आता, वो एक अवेयरनेस और एक शिक्षा के माध्यम से और एक डर से भी होता है कि आपका कल आगे आप पकड़े जा सकें। डिमोनेटाइजेशन की वजह से हाँ कुछ नोट जो लोगों ने पुराने नोट रखे होंगे वो आज उन्होंने टैक्स कंप्लायंस के थ्रू शायद पेमेंट्स कर दी हों, पर अगर आप कहें कि आगे जाकर के वो टैक्स कंप्लायंट रहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे डिमोनेटाइजेशन होगा, कैश इकोनॉमी वापस आएगी, लोग वापस अपने तरीकों पे आ जाएंगे। चेक करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। गोपाल अग्रवाल साहब, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा। इस देश में ना एक किसान के ऊपर 47,000 का कर्ज है, 52% इस देश में किसान जो हैं, परिवार जो हैं, वो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, और इनमें से 80% लोग इसीलिए आत्महत्या कर लेते हैं। आपके पास तो इतना पैसा आ रहा है इस देश के लिए, जो आपकी खाद्य सुरक्षा के लिए इतना कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचिए ना। देखिए किसान, हमने, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये टारगेट लिया कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। वो नहीं हो पाएगी सर। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एनुअल ग्रोथ रेट उसके लिए 14% चाहिए, हमारा तो बहुत नीचे। इस बार 4.2% हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ। मध्य प्रदेश में 18% से ज्यादा का कई सालों से ग्रोथ आ रहा है। और अभी जो शिवराज जी ने पूरा प्रेजेंटेशन किया था राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को डबल डिजिट में कैसे लाना है। मैं आपको बताऊं तो क्यों नहीं हो पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, मैं बताऊंगा कैसे होगा। 2012-13 में जो एमएसपी बढ़ा था वो 15.70% बढ़ा था। आप जब से आए हैं 2014 में 3.80%, 2015 में 16%, 3.7%। आप देख लीजिए। देखिए मैं 3 चीजें, अगर आप एमएसपी पे डिपेंडेंट नहीं कह रहे, केवल नहीं, मैं कह रहा हूं 3 चीजें हैं। उसकी इनपुट कॉस्ट कम करना है, उसकी प्रोडक्शन कम करना है, उसको प्राइस बेटर मिले, मार्केट की बढ़ रही है सर, नहीं बढ़ रही। यूरिया देखिए कम हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जो इरिगेशन फैसिलिटी है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसकी इंश्योरेंस के कॉस्ट कम करी है, उसको बेटर कंपेंसेशन मिले। मैं कह रहा हूं देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर रूरल इकोनॉमी पे बहुत फोकस होगा, बहुत तेजी से ग्रोथ आएगा। चलिए मैं आपका भरोसा समझता हूं। 30 सेकेंड में प्रोफेसर कुंडू, आपको लगता है ज्यादा पैसा आ रहा है तो कम से कम ये 3 स्कीम जिसका मैंने नाम लिया, ICDS, SSA और नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें तो सरकार ज्यादा निवेश करे? देखिए मुझे इस बात पे बहुत खुशी नहीं है कि टैक्स कंप्लायंस थोड़ा बढ़ा है इस 2 महीने में फॉर डिफरेंट रीजंस, और इस बात पे भी मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं है कि हमारी ग्रोथ रेट जो है 7.5% प्रोजेक्टेड था, अभी 7.1% हुआ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 7.1% को मुकर्रर रखने के लिए आपका जो प्राइवेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको 140% बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये जो है बहुत चिंता का विषय है। हमारा लगता है तो सरकार है कि 6.4%। प्रोफेसर कुंडू, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार ने जरूर दावा किया है कि उसके खजाने में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बजट में देखना दिलचस्प होगा ये बढ़ा हुआ खजाना क्या आम जनमानस के काम आ सकता है, देश के किसान, मजदूर, शोषित, इन लोगों के काम आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आएगा, देश में रोजगार बढ़ेंगे। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा बजट का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया बोले देखने के लिए।